हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे वीएमओ कोटा एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसका पेपर कोड है HI05 हिस्ट्री, जिसका सब्जेक्ट है समकालीन भारत 1947 से 2000 ईस्वी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। हिस्ट्री के जो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन है, इस बार पूछने की पूरी संभावना है। इसमें पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा की सदस्य की संख्या कितनी है? संविधान सभा की सदस्य की संख्या कितनी थी? तो उत्तर है भारतीय संविधान सभा की सदस्य की संख्या 399 थी। बाद में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद संविधान सभा में 299 सदस्य रह गए। पहले तो थी 399 और अब है 299। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो उत्तर है भारत में आम चुनाव 1951-52 में हुए। यह चुनाव जनवरी 1952 तक चले थे। भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहली बार आयोजन किए गए थे। इस चुनाव में जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत हासिल की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई है? तो उत्तर है भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में हुई थी। इसका संगठन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने नेतृत्व में हुआ था और एन जी रंगा ने इसके सचिव चुने गए थे। संगठन किसानों के अधिकार और कृषि सुधारों के लिए काम करता था। अगला है, भारतीय संविधान को धारा 370 के बारे में आप क्या जानते हैं? भारतीय संविधान को धारा 370 के बारे में क्या जानते हैं? तो उत्तर है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य के विशेष संविधाता का दर्जा देता है और अनुच्छेद 5 यह अनुच्छेद 370 है। यह 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया है और राज्यों को 2 केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुटन आंदोलन के प्रमुख नेता का नाम बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेता में पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के थे, जोसेफ बोज टिटो यूगोस्लाविया से, गमाल अब्देल नासिर मिस्र से शामिल थे। इनके अलावा सुकर्नो इंडोनेशिया और क्वामे नक्रुमा घना भी इसके संस्थापक सदस्य में से थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति ACC द्वारा की जाती है। यह समिति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करती है। विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्ति को मंजूरी देती है। अगला क्वेश्चन है, भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं? भूदान आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर है भूदान आंदोलन जिस रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है। भूदान आंदोलन जिसे रक्तहीन क्रांति भी कहा जाता है, यह स्वैच्छिक भूमि पर सुधार आंदोलन था जो 1951 में विनोबा भावे द्वारा शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भूमियों को भूमि उपलब्ध कराना था, भूमिहीनों को भूमि उपलब्ध कराना था। इसके लिए धनी जमींदारों से अपने ज़मीन को कुछ हिस्सा दान करने का आग्रह किया गया था। भूदान आंदोलन जिसे भूमिदान आंदोलन भी कहा जाता है, भारत में स्वैच्छिक भूमि सुधार का आंदोलन था। इसकी शुरुआत 1951 विनोबा भावे ने की थी, जो महात्मा गांधी के शिष्य थे।
इसका मुख्य उद्देश्य धनी जमींदारों को अपनी जमीन एक हिस्सा भूमिहीन लोगों को दान करने के लिए प्रेरित करता। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिला सशक्तिकरण पर सेंसिटिव टिप्पणी लिखिए। भारत में महिला सशक्तिकरण पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है, भारत में महिला सशक्तिकरण का अर्थ है महिला का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत रूप से सशक्त बनाना ताकि वे अपने जीवन पर नियंत्रण रख सके, समाज में समान भागीदार बन सके। महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक अवसरों तक समान पहुंच प्रदान करना है। साथ ही लिंग आधारित हिंसा और भेदभाव से निपटना भी है। इसमें महिला को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवा तक पहुंच प्रदान करना शामिल है ताकि वे अपने जीवन के बारे में सूचित निर्णय ले सकें। महिला को आर्थिक रूप स्वतंत्र बनाने के लिए इन्हें रोजगार, व्यवसाय शुरू करने, वित्तीय संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना आवश्यक है। महिला को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने, निर्णय में समाज अवसर प्रदान करना जैसे कि चुनाव में मतदान करना, राजनीतिक पदों के लिए चुनाव लड़ना आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में रेल यातायात में प्रगति की विवेचना कीजिए। उत्तर है, स्वतंत्र भारत में रेल यातायात में काफ़ी प्रगति हुई। विभाजन के बाद रेलवे नेटवर्क को पुनर्गठित और आधुनिक बनाया गया। विद्युतीकरण और डीजल इलेक्ट्रॉनिक इंजनों का प्रयोग बढ़ाया गया। इसके अलावा यात्री और माल ढुलाई सेवा में भी सुधार किया गया। 1947 में आज़ादी के बाद 42 से अधिक अलग अलग रेल प्रणालियों को मिलाकर एक एकीकृत भारतीय रेलवे का निर्माण किया गया। इसके बाद रेलवे नेटवर्क को पुनः गठित किया गया। आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया जो विभाजन के कारण अस्त व्यस्त हो गया था। भाप इंजनों की जगह डीजल और बिजली से चलने वाले इंजनों का उपयोग शुरू किया गया। 1925 में मुंबई में पहले इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चली और बाद में 25 kV ऐसी कर्षण प्रणाली को अपनाया गया जिससे मुख्य लाइनों और उच्च घनत्व वाले मार्गों पर विद्युतीकरण हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में मुख्य कृषि सुधारों का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, 1947 में आज़ादी के बाद से भारत ने कई कृषि सुधार लागू किए। 1950 और 1960 के दशक में सुधारों की पहली लहर का ध्यान कृषि उत्पादक और आत्मनिर्भरता बढ़ाने पर केंद्रित था। इसमें हरित क्रांति की शुरुआत भी शामिल थी जिसने भारत में उच्च उपज देने वाले बीजों का उर्वरकों जैसी नई तकनीक लाई। भूमि सुधार, सामूहिकरण, जोतों का एकीकरण, सहयोग, जमींदार उन्मूलन। कृषि सुधार, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, भूमि विकास का कार्यक्रम, सूखा, बाढ़, चक्रवात आदि के फसल बीमा का प्रावधान। अगला क्वेश्चन है, पंचशील सिद्धांत पर एक टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है, पंचशील शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांत हैं जिन्हें 1954 में भारत और चीन के बीच एक समझौता में औपचारिक रूप से अपनाया गया। यह सिद्धांत है कि एक दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना, एक दूसरे के विरुद्ध आक्रमण कार्रवाई न करना, एक दूसरे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, समानता और परस्पर लाभ की नीति पालना करना और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करना, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता का सम्मान करना। इसका मतलब है कि प्रत्येक राष्ट्र एक दूसरे के राष्ट्र की प्रत्येक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की सीमाओं, संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए और किसी भी राष्ट्र को किसी अन्य राष्ट्र के क्षेत्र में छत्र पर दावा नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव पर एक टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव बहुत व्यापक और बहुआयामी रहे हैं। इनने आर्थिक और सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक दलों में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाए हैं।
देश में कॉर्पोरेट खुदरा वैज्ञानिक क्षेत्र में विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हुई है। इसका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र पर भी जबरदस्त प्रभाव पड़ा। हाल के वर्षों में परिवहन और सूचना प्रौद्योगिकी में सुधार के कारण वैश्विक में वृद्धि हुई। वैश्वीकरण देशों के बीच तीव्र एकीकरण और अंतर्संबंध की प्रक्रिया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में प्रमुख भूमिका निभा रही हैं। अधिकाधिक वस्तुएं, सेवा, निवेश और तकनीक देशों के बीच स्थानांतरित हो रही हैं। देशों को जोड़ने का एक तरीका भी है वैश्वीकरण, जिसे भूमंडलीकरण भी कहा जाता है। विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं, विचारों और लोगों की बढ़ती हुई परंपरा, निर्भरता और एकीकरण की प्रक्रिया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को समझाइए। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया को समझाइए। तो उत्तर है, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, जिसे संविधान के अनुच्छेद 368 में बताया गया कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत और कुछ मामलों में राज्यों की सहमति से होती है। संशोधन के विधेयक संसद के सभी भी सदन पेश किया जा सकता है और इस पारित करने के लिए सदन की कुल सदस्यों का बहुमत या उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। कुछ मामलों में यहाँ संशोधन संघीय प्रावधानों का प्रभावित रहता है। आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा भी यह अनुमोदित किया जा आवश्यक है। इसमें पहला है संशोधन विधेयक की शुरुआत। तो संशोधन विधेयक की संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। यह विधेयक किसी भी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। और नेक्स्ट 2 नंबर है विशेष बहुमत। प्रत्येक सदन में विधेयक को विशेष बहुमत से पारित किया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि सदन के कुछ सदस्यों का बहुमत या उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्य के 2/3 बहुमत से विधेयक पारित होना चाहिए। अगला राज्यों की सहमति। कुछ मामलों जहां संशोधन संघीय प्रावधानों को प्रभावित करता है, आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा साधारण बहुमत से विधेयक का अनुमोदन आवश्यक है। अगला राष्ट्रपति की स्वीकृति। जब विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और यदि आवश्यक है तो राज्य द्वारा भी अनुमोदित किया जाता है, इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। और 5 नंबर है संशोधन अधिनियम। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक एक सार्वजनिक संशोधन अधिनियम बन जाता है और संविधान में संशोधन लागू हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारत की पृथ्वी पर्शल व्यवस्था की समाप्ति का वर्णन कीजिए। तो भारत में पृथ्वी पर्शल व्यवस्था की समाप्ति का एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन था। 1971 में भारत सरकार ने 26वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे समाप्त कर दिया। यह निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा लाया गया, जिन्होंने इस अलोकतांत्रिक और अनुचित करार दिया। पृथ्वी पर भारत की रियासतों के शासकों को ब्रिटिश सरकार द्वारा ली जाने वाली एक वार्षिक राशि थी, जो उन्हें भारतीय संघ में शामिल होने के बदले में दी जाती थी। यह एक तरह का पेंशन या भत्ता था, जो शासकों को उनके पूर्व विशेष अधिकारों और शक्तियों के बदले में दिया जाता। पृथ्वी पर का समानता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ माना जाता था, क्योंकि यह विशेष अधिकार कुछ लोगों को ही दिया जाता।
और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेस बिरी को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, वहाँ पर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको। लोकेशन है श्रमिक संघ की टिप्पणी लिखिए। श्रमिक संघ पर टिप्पणी लिखिए। तो उत्तर है श्रमिक संघ, जिसे ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है, कामकाजी लोगों का एक संगठित समूह होता है जो अपने सामूहिक हितों की रक्षा और उन्नति के लिए एकजुट होते हैं। श्रमिक संघ का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों की ओर से नियोक्ताओं के साथ बेहतर वेतन, लाभ और कार्य की परिस्थितियों सुनिश्चित करने के लिए बातचीत करना है। श्रमिक संघ, जिसे ट्रेड यूनिट या वर्क्स यूनिट भी कहा जाता है, एक ऐसा संगठन है जो कर्मचारियों के सामूहिक हितों का प्रतिनिधित्व करता है। श्रमिक संघों का श्रमिकों को वेतन, घंटे, लाभ, अन्य कार्य की स्थितियों को नियोक्ताओं के साथ बातचीत करने के लिए एकजुट होने में मदद करते हैं। श्रमिक संघवाद सिंडिकलिज्म के आर्थिक दर्शन है जो अर्थव्यवस्था पर श्रमिक संघों के नियंत्रण को बढ़ावा देता है। सिंडिकलिज्म के नाम फ्रांस शब्द सिंडिकेट से आया है, जिसका अर्थ है श्रमिक संघ होता है। अगला खंडस है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसका पहला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजना के एक निम्न लिखिए। पंचवर्षीय योजना पर निम्न लिखिए। तो उत्तर है भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक अवधि में शामिल थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1956 से मार्च 1961 तक अवधि में शामिल थी। भारत में नियोजन का मुख्य उद्देश्य आमतौर पर मोटे तौर पर 20 वर्षों से कम समय में वास्तविक राष्ट्रीय आय को दुगुना करना और 25 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को दुगुना करना है। पंचवर्षीय योजना केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना लागू की। अधिकांश कम्युनिस्ट राज्यों और कई पूंजीवाद देशों के बाद में इन्हें अपनाया। चीन और भारत दोनों ने ही पंचवर्षीय योजना का उपयोग करते हैं। हालांकि चीन 2006 से 10 तक अपनी 11वीं पंचवर्षीय योजना का नाम बदल दिया। यह केंद्र सरकार ने विकास के लिए अधिक व्यवहारिक दृष्टिकोण का अंकित करने के लिए एक योजना जुहों के बजाय एक निर्देशित गुहों था। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समाजवादी परिवार के तहत स्वतंत्रता के तुरंत बाद 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। प्रथम पंचवर्षीय योजना के सबसे महत्वपूर्ण थी क्योंकि स्वतंत्रता के बाद भारत के विकास वर्णन इसकी एक बड़ी भूमिका थी। इस प्रकार इसे कृषि उत्पादन का पुरजोर समर्थन किया। देश की औद्योगिकीकरण का भी शुभारंभ किया, लेकिन दूसरी योजना से कम, जिसे भारी उद्योगों पर ध्यान केंद्रित किया। इसने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए एक महान भूमिका, एक उभरते कल्याण राज्य के साथ बढ़ते निजी क्षेत्र कॉम्बक्स योजना का प्रकाशित करने वाला के रूप में व्यक्तिगत द्वारा प्रतिनिधित्व करने की विशेष प्रणाली का निर्माण किया। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद भारत की औद्योगिक उपलब्धि का वर्णन कीजिए। तो उत्तर है स्वतंत्रता के बाद भारत ने औद्योगिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है। 1948 की औद्योगिक नीति में सार्वजनिक क्षेत्र में विकास का बढ़ावा दिया, जबकि 1991 की आर्थिक सुधारों के निजी क्षेत्र को अधिक भूमिका दी। आज भारत की एक विविध औद्योगिक आधार वाले देश हैं, जहाँ विनिर्माण, IT और सेवा क्षेत्र को मजबूत उपस्थिति रखता है।
स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रमुख औद्योगिक उपलब्धियाँ कौन कौन सी हैं, जिसमें पहले औद्योगिक नीति संकल्प 1948। इस नीति के सार्वजनिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दिया और कई महत्वपूर्ण उद्योगों को राज्य के नियंत्रण में लाया, जैसे कि लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग और परमाणु ऊर्जा। और नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास के लिए एक रूपरेखा प्रदान की है, जिसमें भारी उद्योगों, बुनियादी ढांचे और वैज्ञानिक अनुसंधान पर ध्यान केंद्रित किया। और नेक्स्ट है 1991 के आर्थिक सुधार। इन सुधारों ने निजी क्षेत्र को अधिक भूमिका दी, विदेशी निवेश का आकर्षित किया, औद्योगिक क्षेत्र को अधिक स्पष्टता बनाया। और विविध औद्योगिक आधार। भारत में अब विनिर्माण, आईटी, सेवा, कृषि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के मजबूत औद्योगिक आधार हैं। आईटी क्षेत्र का विकास। भारत आईटी क्षेत्र में एक वैश्विक नेता बन गया, जो सॉफ्टवेयर विकास, आईटी सेवाओं और बीपीओ में अपनी विशेषता के लिए जाना जाता है। ऑटोमोबाइल उद्योग का विकास। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल निर्माताओं में से एक है। नैनो जैसी सस्ती कारों का उत्पादन भी करता है। और आगे औषधि उद्योग का विकास। भारत का एक प्रमुख दवा उत्पादन निर्यात है कि जो जेनेरिक दवाओं और टीकों का उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कृषि क्षेत्र का विकास। भारत ने कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिससे देश खाद्यान्नों और कृषि उत्पादनों का एक प्रमुख उत्पादक बन गया। आधारभूत संरचना का विकास। भारत ने रेलवे, सड़क, बंदरगाह और हवाई अड्डा जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की। भारत ने रेलवे, सड़क, बंदरगाह, हवाई अड्डा जैसे क्षेत्रों में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद विकासशील भारत के समस्त विभिन्न चुनौतियों का विवेचना कीजिए। तो उत्तर है, स्वतंत्रता के बाद भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसमें से कुछ प्रमुख विभाजन, पुनर्वास, गरीबी और असमानता, सांप्रदायिक तनाव और एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण, यह सभी थे प्रमुख कारण। जिसमें पहला है विभाजन और पुनर्वास। 1947 में भारत के विभाजन के बड़े पैमाने पर हिंसा विस्थापन हुआ, जिससे लाखों लोग प्रभावित हुए। शरणार्थियों के पुनर्वास और उनके लिए आवास, आजीविका की व्यवस्था करना एक बड़ी चुनौती थी। विभाजन के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव, संघर्ष भी हुए, जैसे कि कश्मीर समस्या। और गरीबी और असमानता। स्वतंत्रता के बाद समय में भारत की गरीबी, असमानता व्यापक थी और जनसंख्या एक बड़ा हिस्सा गरीबी था। औद्योगिक क्षेत्र का विकास कम था और बुनियादी ढांचे की कमी थी, जिससे आर्थिक विकास में बाधा आ रही थी। कृषि पर निर्भरता अधिक थी और जनसंख्या वृद्धि के कारण गरीबी और बढ़ रही थी। और अगला है सांप्रदायिक तनाव। विभाजन के बाद सांप्रदायिक तनाव और संघर्षों के भारत को परेशान किया। विभिन्न समुदायों के बीच विश्वास, सद्भाव स्थापित करना एक महत्वपूर्ण चुनौती थी। धार्मिक और भाषाई विविधता को स्वीकार करने हेतु एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करना भी एक चुनौती थी। एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण। भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाना था जो एकजुट हो, जिसमें सभी नागरिक को समान अवसर मिले। लोकतंत्र की स्थापना और उसे बनाए रखना भी एक चुनौती थी। विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ एकीकृत करना एक जटिल प्रक्रिया थी। और ऐसी क्लास देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस ब्री को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक
ज़रूर करें, कमेंट शेयर भी ज़रूर करें और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहाँ पर सभी नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको वीएमओ कोटा रिलेटिव। ये है वीएमओ कोटा वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय के एग्ज़ाम जो फाइनल ईयर के हैं या थर्ड ईयर, फाइनल ईयर या थर्ड ईयर के एग्ज़ाम हैं, उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसका पेपर कोड था HI05। और ऐसी क्लास देने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है या इसकी लिंक हम दे देंगे डिस्क्रिप्शन में।